तो देखिए कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं, जो आइंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसका भी वो सॉलिड बना हुआ है, उसकी रेगुलर और रिपीटेटिव अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब ये देखें, यहां पे देखें कि ये एक क्रिस्टल लैटाइस बना हुआ है, ठीक है। मान लें कि ये आपका क्लोराइड आयन है, ठीक है, और यहां पर सोडियम आयन है, ठीक है। तो यहां पर क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो जहां जहां पर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, लेटाइस पॉइंट्स भी कहते हैं, और इनको लेटाइस साइट्स भी कहते हैं। तो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि वेन positions of atoms, ions or molecules, when positions of atoms, ions or molecules in a crystal, कि हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम क्या कर रहे हैं कि उसमें जहां जहां पर एटम्स थे, आइंस थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे पॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है। आर रिप्लेस्ड बाय पॉइंट्स, कि हमने क्या किया, हमने भाई सोडियम आयन को रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड बाय, मान लें कि हमने सोडियम के लिए रेड पॉइंट लगा दी, ठीक है, और जो क्लोराइड आयन है रिप्लेस्ड बाय ब्लू पॉइंट लगा दी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की जगह पे हमने लगा दी पॉइंट्स। हमने क्या लगा दी, हमने लगा दी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया, इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स और लेटाइस साइट्स कहते हैं। और चले मैसेज अभी चला गया, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, और ये कौन सी पॉइंट्स हैं, कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने जहां जहां पर आयंस मौजूद थे, मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें जहां जहां पे सोडियम मौजूद था हमने रेड पॉइंट लगा दी, जहां पे क्लोराइड मौजूद था हमने ब्लू पॉइंट लगा दी। इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लेटाइस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, लेटाइस पॉइंट्स, आर, इनको कहते हैं लेटाइस साइट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स या लेटाइस साइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, ओवरऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये होगा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की। तो हमने एटम्स, आयंस को हटा दिए, हमने वहां पे क्या लगा दी, पॉइंट्स लगा दी। तो इन पॉइंट्स की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या होगी, the three-dimensional arrangement of these lattice points, कि भाई किस लेटाइस पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं सोडियम आयन को और क्लोराइड आयन को, या फिर जो भी एटम या आयन मिलके सॉलिड बना रहा है उनको, ठीक है। इनकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, यानी आपके 3 डायमेंशनली जो ये पॉइंट्स या एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, इसको हम क्रिस्टल लेटाइस या स्पेस लेटाइस कहते हैं। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटाइस पॉइंट्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्रिस्टल लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस, और इसको कहते हैं स्पेस लेटाइस,
तो ये हमें क्या बताता है? पैटर्न बताता है। पैटर्न बताता है, एक तरीका बताता है कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें क्रिस्टल लेटाइस बताएगा। तो अगर यहाँ पे हम फिगर में देखें तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया कि जहां जहां पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो मान लें कि अगर ये कार्नर पे मौजूद क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, तो ये येलो वाला जो है आपका क्या है? सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, ठीक है। अज्यूम करते हैं, वैसे तो 3 रो में क्लोरीन नहीं होंगे, बीच में सोडियम आएगा, अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन एटम्स और आइंस की जगह पे हमने पॉइंट लगा दिए। इन पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? व्हाट दिस पॉइंट इज कॉल्ड? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जल्दी बताएं जरा। इस पॉइंट्स को क्या कहेंगे? है कोई बताने वाला? कोई नहीं है? लेटाइस पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, उसे तो इसको लेटाइस पॉइंट्स कहते हैं। अब ये जो ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसकी, इसको हम क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ क्रिस्टल लेटाइस इज रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स एट फिक्स पोजीशंस। तो जाहिर है क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो फिक्स पोजीशंस ही होंगी। इट कैन बी ब्रॉट आउट बाय अरे ऑफ पॉइंट, यानी जो ये जो आपकी पॉइंट्स हैं जहां पे एटम आइन मौजूद है उसकी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लेटाइस कहेंगे। अब अगर आप क्रिस्टल लेटाइस को देखें तो क्रिस्टल लेटाइस में ये एक बेसिक पैटर्न है, ये एक बेसिक यूनिट है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। तो ये जो आपका बिग क्रिस्टल है, ये जो बड़ा क्रिस्टल है, ये छोटे छोटे यूनिट सेल का बना हुआ है, ये छोटे छोटे यूनिट सेल का बना हुआ है, ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट सेल का, ये एक यूनिट सेल हो गया। तो इस जैसे हजारों लाखों करोड़ों यूनिट सेल मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक छोटे से छोटा ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है जिसमें पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का राज छुपा होता है, ठीक है। यानी यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल, अब डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक, ज्योमेट्रिकल ब्लॉक कहें या छोटे से छोटा ज्योमेट्रिकल बॉक्स कहें, ठीक है, छोटे से छोटा यानी बड़े क्रिस्टल का एक छोटा वर्जन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल बॉक्स आर ब्लॉक which contain all characters of crystal, all characters of big crystal is called a unit cell, ठीक है। तो भाई जो बड़ा क्रिस्टल है फिर वो किसका बना होगा? बड़ा क्रिस्टल जो है, ठीक है, बिग क्रिस्टल में क्या होगा? बिग क्रिस्टल होगा आपका क्रिस्टल, क्या कहेंगे उसको? क्रिस्टल लेटाइस, ठीक है। अब क्रिस्टल लेटाइस में क्या होंगे कि मैनी यूनिट सेल होंगे, ठीक है। अब एक इस क्रिस्टल लेटाइस में जो छोटे में छोटा सिंगल यूनिट, सिंगल कंपोनेंट है जो क्रिस्टल लेटाइस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसको हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल इज सिंगल स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। एक सिंपल एग्जांपल लें, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है सेल की। तो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। चलें इस एग्जांपल को हटाएं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है, किसकी बनी होती है? ब्रिक्स की बनी होती है, ईंटों की बनी होती है, ठीक है। हर ईंट यूनिट सेल है। अब वो हर ईंट एक डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसको क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, एक दीवार, एक बिल्डिंग बनती है। तो उस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो हमें छोटी सी छोटी जो चीज मिलेगी वो एक ब्रिक मिलेगी।
तो जब आप इस बिग क्रिस्टल को सिंपल बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है, एक छोटी सी फिगर है जो पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पे गवर्न करती है, उसी से जो है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जनरेट होती है। ठीक है, तो when a unit cell is rotated, इसको जब हम घुमाते हैं 360 डिग्री एंगल, it generates the shape of big crystal. It generates the shape of big crystal. कि जब आप एक यूनिट सेल को घुमाएंगे तो आपको क्रिस्टल पूरे की लुक देगा, क्रिस्टल उस जैसे ही दिखेगा। फर्क क्या होगा कि हजारों, लाखों, करोड़ों, बिलियंस ऑफ यूनिट सेल आपस में जुड़े हुए होंगे। तो जरा इधर फिगर को गौर से देखें तो व्हाट यू कैन सी कि ये एक बेसिक यूनिट है, सिंपल सा यूनिट है। ठीक है, इसमें देखिए कि इस जैसे हजारों जो यूनिट सेल हैं वो मिलके बड़ा क्रिस्टल बना रहे हैं। तो बड़े क्रिस्टल का शेप भी देखें तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो बड़ा क्रिस्टल भी जो है बिल्कुल इस तरह का ही है। ठीक है, तो फर्क क्या है? ठीक है, तो बड़ा क्रिस्टल भी वैसा ही है, सिर्फ फर्क ये है कि बड़े क्रिस्टल में हजारों, लाखों यूनिट सेल मिलके बनाते हैं और एक यूनिट सेल जो है वो आपका बेसिक यूनिट है जो रिपीट होके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है बेटा, तो क्या पता चला आपको कि एक यूनिट सेल होता है और एक क्रिस्टल लेटाइस होता है। क्रिस्टल लेटाइस ओवरऑल जो आपकी अरेंजमेंट है एटम्स को उसको रिप्रेजेंट करता है, और क्रिस्टल लेटाइस बनता कैसे है कि छोटे छोटे बेसिक यूनिट होते हैं जिनको हम यूनिट सेल कहते हैं, वो यूनिट सेल जो है मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। तो यूनिट सेल एक सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें बड़े क्रिस्टल की हर खासियत मौजूद होगी। ठीक है, तो क्या आपको इन दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? आप समझ रहे हैं कि यूनिट सेल एक छोटी से छोटा फिगर है, वो फिगर रिपीट होके, रीअरेंज होके एक बड़ा क्रिस्टल बनाती है। ठीक है, और क्रिस्टल लेटाइस क्या है कि एटम्स, आयंस की पोजीशन को हम पॉइंट लगा के थ्री डायमेंशनली अरेंज करते हैं। तो ओवरऑल शेप जो है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? क्रिस्टल लेटाइस। और उस ओवरऑल शेप के जो स्मॉलेस्ट बेसिक वर्जन होगा उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम बेटा? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताएं, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? क्लियरली देखें जरा इसको। तो ये सिंगल यूनिट सेल है यहां पे। ठीक है, इनटू अब कितने भी हो, बिलियंस हो, मिलियंस हो, कितने हो, कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर है? तो यूनिट सेल एक छोटा सा फिगर है। अब यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे पास किस टाइप का है? तो यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं दो चीजों से। व्हाट आर दो चीजें? नंबर वन, लेंथ ऑफ द एज, कि एक एज से लेके ये एज है। ठीक है, ये एज है, तो एक कार्नर से लेके दूसरे कार्नर तक डिस्टेंस कितना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। ठीक है, ए जो है इट इज द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, बी जो है वो लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस, सी इज द लेंथ ऑफ जेड एक्सिस। तो यूनिट सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? A unit cell is identified by two things. कौन सी? नंबर वन, लेंथ ऑफ एजेस। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एबीसी से। रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी, सी। अब ए क्या होता है? ए इज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो एज बनेगी उसकी लेंथ को ए से जाहिर करेंगे। बी इज लेंथ ऑफ वाई एक्सिस एंड सी इज लेंथ ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अगर यहां पे हम बनाएं तो ये ए है,
ये बी है और ये सी है, ये ए बी और ये सी। तो मुझे बताएं ए क्या है? ए इज द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की जो लेंथ होगी उसको ए से जाहिर करेंगे, वाई एक्सिस की जो लेंथ होगी उसको बी से जाहिर करेंगे, जेड एक्सिस की जो लेंथ होगी उसको सी से। मान लें कि एक कॉर्नर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे, ठीक है। यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, इसको बी कहेंगे। यहां से शुरू हुआ, यहां से खत्म हुआ, इसको हम बी कहेंगे, सॉरी इसको क्या कहेंगे? सी कहेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कि यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। हमने पहली चीज डिस्कस की कि हमारे पास लेंथ ऑफ द एजेस होनी चाहिए। अब लेंथ ऑफ द एजेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से, बी से और सी से। ए क्या है? ए लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस है, बी लेंथ ऑफ वाई एक्सिस है, सी लेंथ ऑफ जेड एक्सिस है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपकी नेट स्लो होगी बेटा इस वजह से, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक तो बात ये हो गई कि हमें यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चाहिए लेंथ, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए एंगल्स बिटवीन एजेस, एंगल्स बिटवीन एजेस, ठीक है। तो नंबर 2, एंगल्स बिटवीन एजेस, कि भाई एजेस के बीच में एंगल कितनी है, ठीक है। तो द एंगल्स बिटवीन एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, हेलो ना मां के दे रहा था बस इनके वो मोकले वापस में मां के भी 15 मिनट लग रहा। हाँ ठीक है। तो एंगल्स बिटवीन द एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा, बट नो पजामा। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा से, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं इधर कि भाई ये लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ जेड एक्सिस है, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस है, ठीक है। तो भाई जो एक्स है उसको तो हम ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। जो वाई है उसको हम बी से जाहिर करते हैं, और जो जेड है उसको हम सी से जाहिर करते हैं। ये तो क्लियर है? एबीसी का पता चल गया आपको, ठीक है। एबीसी का पता चल गया, ओके, ठीक है। अब क्या चीज है? ये जो एंगल है अल्फा है, ये जो एंगल है बीटा है, और ये जो एंगल है वो गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक एक्सिस की लेंथ चाहिए जिसे एबीसी से जाहिर करते हैं, और एक एंगल चाहिए जो एजिस के, ये एक एज है ये दूसरी एज है, एजिस के बीच में एंगल कितनी है, ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो अब द लेंथ ऑफ एजिस एंड एंगल्स बिटवीन एजिस, एंगल्स बिटवीन एजेस। अब दोनों बातें हो गई कि ये लेंथ भी और एंगल भी, इन दोनों को एजेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको कहते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको कहते हैं सेल डायमेंशन, सेल डायमेंशन, आर इनको कहते हैं सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर, ठीक है। यानी ये जो एंगल है और ये लेंथ है इन दोनों को मिलाएंगे, यानी एबीसी, ठीक है, ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा। एबीसी ने किसको रिप्रेजेंट किया? लेंथ्स को। इसने किसको रिप्रेजेंट किया? एंगल्स को। इनको कलेक्टिवली कहते हैं सेल डायमेंशन। क्या कहते हैं? सेल डायमेंशन। यहां तो कोई दिक्कत बेटा? दो चीजें, लेंथ कितनी है एज के दरमियान, ये दूसरी एज, अब इन दो एजेस के दरमियान एंगल कितनी है, इन दो बातों पे आपका इन दोनों चीजों को अगर कलेक्ट करें तो इनको क्या कहते हैं? सेल डायमेंशन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी प्रॉब्लम? अब आप देख सकते हैं कि अल्फा, अल्फा किसके बीच में एंगल है? सी और बी, या बी एंड सी कर ले। अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। मुझे बताएं बीटा इज एंगल बिटवीन, गामा इज एंगल बिटवीन किसके दरमियान है? बीटा किसके दरमियान एंगल है बेटा? ए एंड बी के दरमियान है, ठीक है, ए एंड बी। तो गामा किसके दरमियान एंगल है? ए एंड सी, ए एंड
सी, ठीक है। ए एंड सी की एंगल जो है वो गामा है, ठीक है। और आपकी जो है, ठीक है, इधर आए, देखें फिगर को जरा एक मरतबा देखते हैं, ये देखें जरा, ठीक है। तो भाई ये आपकी जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है आपका ए, ठीक है, और ये क्या है आपका बी, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आप इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल डायमेंशन क्रिस्टल के 7 टाइप हैं। क्रिस्टल के कितने टाइप है? 7। अगर देखें ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी सारी लेंथ बराबर है, सारी लेंथ बराबर है, ठीक है, सारी एंगल ये हैं, तो शेप क्या होगा? क्यूबिक होगा। सारी एंगल राइट एंगल है और आपकी हर लेंथ जो है वो दूसरी लेंथ के बराबर है, तो आपका जो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगी यूनिट सेल की वो क्यूबिक होगी। तो ओवरऑल क्रिस्टल लेटाइस या क्रिस्टल का शेप भी क्या बनेगा? क्यूबिक बनेगा। अब टेट्रागोनल कब होगा? कि एक लेंथ जो है वो अनइक्वल हो, ठीक है, क्यूबिक ये हो गया, ये क्यूब बना हुआ है। तो टेट्रागोनल में क्या होगा कि एक लेंथ एक्स्ट्रा होगी, तो सिंपली कहें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा, क्यूब की जगह पे क्या बनेगा? रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे खतरनाक जो है वो ट्राइक्लेन, कोई लेंथ बराबर नहीं है, ठीक है, लेंथ भी जो है आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी है, कोई एंगल भी बराबर नहीं है और कोई एंगल 90 की भी नहीं। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सेल डायमेंशन, सेल पैरामीटर, जो यूनिट सेल है वो 7 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल डायमेंशंस, ठीक है, द यूनिट सेल्स आर ऑफ 7 टाइप्स। तो मैं आपको 3 करवा लेता हूं, एक क्यूबिक, टेट्रागोनल और आखिरी वाला नंबर 7 जो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का मतलब 3 अस्पताल नहीं है बेटा। क्यूबिक में क्या होगा? सेल डायमेंशन होगा ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसकी हर लेंथ इक्वल है, ठीक है। हर लेंथ इक्वल कहां पे होती है? हर लेंथ इक्वल होती है क्यूब में। ये आपका क्या चीज है? क्यूब है, ठीक है। फिर क्या होता है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है कि एक लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है, 2 लेंथ बराबर होंगी, एक अनइक्वल होगी, बाकी सेम। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बनेगा कुछ इस तरह का। तो एक लेंथ जो है, अब देखें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाली सेम है, ठीक है, सिर्फ ये जो लेंथ है, ये जो आपकी है बी है अगर, तो ये जो आपकी सी है, ठीक है, बी और सी जो है वो अनइक्वल है, बी और सी अनइक्वल है, बाकी कुछ नहीं। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? बिल्कुल कुछ भी सेम नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है, तो इसको कहेंगे ट्राइक्लिनिक, ठीक है। एनी प्रॉब्लम गाइस? तो हमने 2-3 चीजें डिस्कस की, मैं आपको बताता चलूं। हमने देखा कि ओवरऑल जो अरेंजमेंट है एटम्स की, उसको अगर पॉइंट से रिप्लेस करें तो बन जाता है क्रिस्टल लेटाइस। फिर क्रिस्टल लेटाइस एक छोटे छोटे बॉक्स का बना होता है, उस अकेले छोटे बॉक्स को, ठीक है, हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल किस टाइप का होगा, किस शेप का होगा, 2 चीजें डिसाइड करती हैं। एक लेंथ ऑफ द एजेस, जिसको हम ए बी सी से डिफाइन करते हैं, और ए लेंथ होती है एक्स एक्सिस की, बी लेंथ होती है वाई एक्सिस की, और सी लेंथ होती है जेड एक्सिस की, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनके दरमियान जो एंगल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा एंगल होती है किसके बीच में? बी और सी के, बीटा होती है ए और बी के, गामा होती है ए और सी के बीच में एंगल्स होती हैं। तो ये दोनों को मिलाते हैं तो इनको कहते हैं सेल डायमेंशन। इनको क्या कहते हैं? सेल डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? सेल डायमेंशन कहते हैं। तो सेल डायमेंशन के बिना पे साइंटिस्ट था अगस्ट ब्रेविस। तो अगस्ट ब्रेविस ने क्या किया था? अगस्ट ब्रेविस ने क्रिस्टाइन सिस्टम को 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो यहां तक जो मैंने पढ़ा इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक जो किया हमने उसमें प्रॉब्लम?
जो हमने किया उसमें प्रॉब्लम बेटा, जल्दी बताएं थोड़ा, चले मुझे, ठीक है। क्योंकि आप जो पूछ रहे हो ये तबसम हेक्सागोनल में, ये एंगल देख रहे हो आपको, ये कौन सी एंगल दिखाई हुई है? ये है 120 डिग्री जो ऊपर से है, और ये वाली, ठीक है, और ये है 90। फिर नीचे क्या है? नीचे ये है ना कि आपका इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से, तो ये 90 डिग्री है, और ये वाली एंगल ये 90 है, और ऊपर वाली 120 है, ठीक है बेटा? समझ गए? समझ गए बात कि ऊपर वाली जो है 120 है, ये जो हेक्सागोनल रिंग है ना, ये वाली एंगल है 120, और ये जो नीचे वाले हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री। गॉट इट? अच्छा, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया कि क्रिस्टल लेटाइस क्या है, स्पेस लेटाइस क्या है, यूनिट सेल क्या है, ठीक है। और यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेल डायमेंशन क्या है, ए छोटा क्या है, बी छोटा क्या है, सी छोटा क्या है, लेंथ ऑफ द एजेस क्या है, एंगल्स बिटवीन द एजेस क्या है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा पजामा वगैरह, ठीक है। अब एक छोटी सी टॉपिक जो आज हमने करनी थी, उधर किसमें करनी थी? आयनिक क्रिस्टल्स में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, तो उसको देखते हैं जरा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, तो भाई आते हैं हम बुक पे। तो तीन फैक्टर हैं वो डिस्कस करते हैं, तीन फैक्टर हैं जो शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है बेटा? खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम। ये देखें, आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। ये ये बताएं क्रिस्टल लेटाइस है या यूनिट सेल है? ये क्रिस्टल लेटाइस है या यूनिट सेल है, कौन बताएगा? ये जो तस्वीर आपने देखी ये किसकी थी? किसकी तस्वीर आपने देखी थी? तो किसकी तस्वीर देखी थी आपने, यूनिट सेल की या क्रिस्टल लेटाइस की? ये था क्रिस्टल लेटाइस, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है आयोनिक एसोसिएशन, नंबर 2 है रेडियस रेशियो, नंबर 3 है पुअर कंडक्टिविटी। तो आप बताओ, मैं नहीं बताता, आप बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फिक्स, आयनिक क्रिस्टल्स का फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होगा? आयनिक क्रिस्टल्स का फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक एसोसिएशन होगी। अब देखिए कि पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और उसको अट्रैक्ट करके एक फिक्स पोजीशन पे क्या करेगा? अरेंज करेगा, वहां से क्या बनेगा? आयनिक क्रिस्टल बनेगा। तो इनका जो फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो बुक क्या कहता है? बुक की लैंग्वेज देखते हैं। सिंस द होल्डिंग फोर्सेस इन आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप्स, the positively charged ions are closely packed in a specific order to form a particular geometrical shape, ठीक है, शेप। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। तो मुझे बताया आपको दो लाइन लिखनी पड़े तो आप क्या लिखोगे? व्हाट यू राइट फॉर आयनिक एसोसिएशन? द फिक्स्ड geometrical shapes of ionic crystals क्यों होता है?
crystals is due to strong इंटरेक्शन बिटवीन किसके। अब देखें क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कहां पे रुकेंगे, जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी वहां पे आके थम जाएंगे, रुक जाएंगे और एक थ्री डायमेंशनल पैटर्न बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जब थ्री डायमेंशनल पैटर्न बनेगा तो ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस and their arrangement and their three-dimensional arrangement at fixed positions make them to have fixed geometrical shape। भाई ये यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो शेप उन पे डिपेंड करता है या शेप उनकी वजह से होता है या शेप की वजह से वो प्रॉपर्टी होती है। ये थोड़ी जो हेडिंग है ना वो थोड़ी आउट क्लास है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये नहीं बताना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है आपका शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, तो शेप पे एक आयनिक एसोसिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक क्रिस्टल होगा वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव आइंस का बना हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कितना नजदीक आएंगे, वेयर देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन। तो जब आइन एक जैसे हैं तो हमेशा जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी वो एक सर्टेन पॉइंट पे होगी। तो सारे आइंस एक फिक्स डिस्टेंस पे खुद को अरेंज करते जाएंगे तो आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। तो इनका फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप आयनिक एसोसिएशन की वजह से होता है, ठीक है। अब इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको करते हैं। पुअर कंडक्टिविटी हमने आज ही पढ़ा था। आयनिक क्रिस्टल जब तक सॉलिड होते हैं, जब तक अपने शेप में होंगे, फिक्स शेप में होंगे, तो क्या वो कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। क्या पढ़ा था हमने आयनिक क्रिस्टल्स में, हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं जब तक वो सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं कि बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि जब तक ये सॉलिड हैं उनकी पुअर कंडक्टिविटी क्यों होगी, क्योंकि आइंस एक फिक्स पोजीशंस पे रुके हुए हैं। आइंस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। जब आइंस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, बैड कंडक्टर ही होगा। तो पुअर कंडक्टिविटी क्यों है, द आयनिक क्रिस्टल्स आर बैड कंडक्टर्स। बैड लिख लें या पुअर लिख लें, एक ही बात है। गरीब कंडक्टर्स होते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट, इन देयर सॉलिड स्टेट, कि जब तक ये सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है, ये बैड कंडक्टर होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज आइंस आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो भाई कंडक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है, कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि आइंस मूव कर सकें। और जब तक ये सॉलिड हैं, जब तक ये सॉलिड हैं तो आइंस मूव नहीं कर पाएंगे। जब आइंस मूव नहीं कर पाएंगे तो ये क्या होंगे, ये बैड कंडक्टर होंगे। ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, ठीक है। अब रेडियस रेशियो क्या है, डेफिनेशन है the ratio between radius of cation and radius of anion is called radius ratio। अब देखिए यहां पे बात हो रही है किसकी, आयनिक क्रिस्टल की। तो आयनिक क्रिस्टल किसका बना होगा, आयनिक क्रिस्टल बना होगा पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का। हम पॉजिटिव आयन की साइज को, रेडियस को नेगेटिव आयन से डिवाइड करेंगे, एक रेशियो आएगा, उस रेशियो को कहते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो डिसाइड करता है कि शेप ऑफ क्रिस्टल क्या होने जा रहा है, ठीक है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
तो देखिए रेडियस का फार्मूला है रेडियस ऑफ केटाइन रेडियस ऑफ एनाइन। जनरली जो आपका केटाइन होता है वो एनाइन से छोटा होता है, यानी नेगेटिव आइन जो है वो बड़ा होता है, पॉजिटिव आइन छोटा होता है, इसलिए आप रेशो देखेंगे आपको लेस देन 1 मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। देखिए अगर रेडियस रेशियो 0.15 टू 0.22 है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक आइन को, एक पॉजिटिव आइन है, उसको नेगेटिव आइन कितने सराउंड करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव आइन है उसको 3 करेंगे, जो नेगेटिव आइन है उसको 3 पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव आइन है उसको 3 नेगेटिव सराउंड करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल बनेगा ट्राइंगुलर और प्लेनर बनेगा, ठीक है, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अगर तो रेडियस रेशियो 0.22 से लेकर 0.414 तक होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। आप देखें कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0.1414, ठीक है, आपका क्रिस्टल जो ज्योमेट्री होगी उसकी वो होगी टेट्राहेड्रल। तो क्या बना, जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड, इनका रेडियस रेशियो इस जगह पे होता है। अगर रेडियस रेशियो जो है 0.414 से लेके 0.73 तक होता है, 0.73 तक होता है, तो आपका ऑक्टाहेड्रल बन सकता है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक बन सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बन सकता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कितने पॉजिटिव आइन जो है एक नेगेटिव आइन को सराउंड करेंगे और कितने नेगेटिव आइन एक पॉजिटिव आइन को सराउंड करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि ये पॉजिटिव आइन, ठीक है। अब अगर इसको 3 नेगेटिव आइन सराउंड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 का मतलब है कि इसको 4 आइन सराउंड करें तो वो क्यूबिक बन जाएगा, 5 करें 6 करें वो डिपेंड करता है, ठीक है। 6 करेंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, 8 करेंगे तो वो बॉडी सेंटर्ड होगा। तो इसी तरह से यानी एक पॉजिटिव आइन को कितने नेगेटिव आइन सराउंड करते हैं और एक नेगेटिव आइन को कितने पॉजिटिव आइन, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? आवाज चल रही है बेटा? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हेलो? हाँ हाँ, अच्छा मैडम, ठीक है। तो समझ गए आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कि एक पॉजिटिव आइन कितनी नेगेटिव आइन से सराउंडेड है, अगर 3 से तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। एक पॉजिटिव आइन 4 नेगेटिव आइन सराउंड करते हैं तो 4, 6 करते हैं तो 6, 8 करते हैं तो 8। हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? आई थिंक सो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से, ठीक है, ये रेडियस रेशियो बढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है, तो रेडियस रेशियो 1 कब आएगा, जब आपका पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन एग्जैक्टली इक्वल साइज के हों। जब इक्वल साइज के होंगे आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जितनी साइज की सिमिलरिटी ज्यादा होगी, एक जैसी साइज के होंगे, उतना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने 2-3 बातें डिस्कस की, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं कि पहला था आयनिक एसोसिएशन, कि भाई आयनिक क्रिस्टल का शेप फिक्स क्यों होता है, क्योंकि उनमें आइंस होते हैं, एक पॉजिटिव आइन होता है, एक नेगेटिव आइन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइन एक दूसरे को टाइटली क्या करते हैं, पैक करते हैं, ठीक है। उस वजह से उनको क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप बनता है, क्योंकि आइंस जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी तो एक फिक्स पोजीशन पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा था कि इनकी पुअर कंडक्टिविटी क्यों होती है। पुअर कंडक्टिविटी इस वजह से होती है, जब तक वो सॉलिड है तो उनकी जो आइंस हैं, जो उनमें चार्जेस हैं, वो चार्जेस मूव नहीं कर पाएंगे। कंडक्टिविटी कहते ही उनको है कि चार्जेस मूव करें, फ्री मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्जेस। जब तक ये सॉलिड होंगे चार्जेस मूव नहीं करेंगी, चार्जेस मूव नहीं करेंगी तो ये पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होंगे। तीसरा था कि रेडियस रेशियो क्या है। रेडियस रेशियो है किसका, पॉजिटिव आइन की साइज कितनी है, नेगेटिव आइन की साइज कितनी है, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ता जाएगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि एक पॉजिटिव आइन को नेगेटिव आइन कितने सराउंड करते हैं, या एक नेगेटिव आइन को पॉजिटिव आइन कितने सराउंड करते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? एक छोटी सी टॉपिक है लेटाइस एनर्जी, वो कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं, ठीक है। और बीच वाली जो ये टॉपिक है ये काम की नहीं है, ठीक है। ये जो
ये वाली जो है कौन सी भाई, ये तो हमने कर लिया आज जो क्लास में किया था। ये जो चीजें हैं ना ये काम की नहीं है। यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड वगैरह इसमें यानी हर जो है कार्नर पे क्या होगा, कैसे होगा, फार्मूला क्या होता है, ये टेंथ में आपको कल करा लूंगा, पर ऐसे काम की नहीं, बिल्कुल भी काम की नहीं है, बिल्कुल बोरिंग है। ठीक है, तो हम आखिरी चीज करते हैं लेटाइस एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज लेटाइस एनर्जी? हेलो, हाँ हाँ, अब बस चाबी दो माँ खेले उनके बोले या 20-15 मिनट। ठीक है, चलिए आखिरी टॉपिक है चैप्टर की, उसका नाम है लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी, अब ये क्या बला होती है? आपने देखिए थर्ड चैप्टर जब बॉन्डिंग किया था उसमें आपने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ठीक है, ये उसकी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी पे। आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, उसकी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग इज दिस, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स लेटाइस एनर्जी। तो ये थोड़ा आपको मे भी नई चीज हो, मे भी आपने पहले सुना हो, तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है ये डिपेंड करता है उसकी लेटाइस एनर्जी कितनी है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है डिसाइड करता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। तो लेटाइस एनर्जी होती क्या है, पहले आयनिक बॉन्ड बनने के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं। ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, कोई भी 3 स्टेप में बनता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है 3 स्टेप में बनता है। ठीक है, तो एन आयनिक कंपाउंड इज completely formed in 3 steps। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है 3 कंप्लीट स्टेप में बनता है। स्टेप 1 होता है, आप ही बता दो, पढ़ के आए हो, 9th में पढ़ा होगा आपने, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, पहला स्टेप जो होता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वो पॉजिटिव आयन का बनना होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम हमें चाहिए गैस स्टेट में, इसमें हम 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। इस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही इसको ये एनर्जी देंगे तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 281, इसका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास मिलेगा सोडियम, उसके ऊपर लग चुकी होगी +1 चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और ये बनेगा गैस स्टेट में, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन अब रहेगी वो 2-8 रहेगी। देखें इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। कैसे पूरी हुई? इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। अब क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, तो मेटल्स क्या करते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन। कब लॉस करते हैं? जब उनको हम आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यहां तक क्लियर है? ये बात समझ आई कि आयनिक बॉन्ड बनने का पहला स्टेप पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, उसको आयनाइज करेंगे। तो आयनाइजेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सोडियम को आयनाइज करने के लिए 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ये बात समझ आ गई पॉजिटिव आयन बनने की। तो फिर अब आते हैं नेगेटिव पे। Have you got the point, guys? सोडियम आयन कैसे बना, बात समझ आई? आ गई, शुक्र है, किसी को तो आई, आ गई।
तो अब बनेगा स्टेप 2 में नेगेटिव आयन। चलिए मैं स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में बनेगा नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, यानी हम यहां पे बना रहे हैं क्लोराइड आयन। तो होगा क्या, होगा या ये कि ये क्लोरीन हमें हमारे पास गैस स्टेट में होना चाहिए। हमें पता है कि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन। तो क्लोरीन गैस स्टेट में है, इसके पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। गेन करने के बाद, क्योंकि इसके पास पहले तो प्लस माइनस 17 चार्जेस थे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, -18 प्लस 17, तो नेट चार्ज क्या लगेगी, -1। तो क्लोरीन अब क्लोरीन नहीं रहा, क्लोरीन बन गया क्लोराइड आयन। ठीक है, अब ये भी बनेगा गैस स्टेट में, और यहां से एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी -348 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना हो तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जो गेन करने पर रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, ये 2 बातें समझ आई। ये 2 बातें, पॉजिटिव आयन आयनाइजेशन एनर्जी देने पे बनता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल देने पे बनता है, और जो नेगेटिव आयन बनता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप नोट करें स्टेप 3 में क्या होगा। अभी तक आयनिक बॉन्ड नहीं बना है, हमारे पास क्या बना है, एक पॉजिटिव आयन बना है। ठीक है, अब जरा गौर करें कि ये जो पॉजिटिव आयन है किस स्टेट में बना है, गैस में। किस स्टेट में बना है, गैस में। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव आयन बना है उसको भी जरा नोट करें, वो भी बना है गैस स्टेट में। तो अभी तक आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना, एक सोडियम आयन बना है, दूसरा आपका क्लोराइड आयन बना है गैस स्टेट में। तो गैस में दोनों रुके हुए होंगे या मूव कर रहे होंगे। तो गैस स्टेट में क्या होगा कि दोनों आजादी से घूम रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। मूव करते करते जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो अब है बारी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटाइस, कि भाई ये मेले में घूमते घूमते एक सोडियम आयन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वो गैस स्टेट में था, और एक क्लोराइड आयन जिसपे नेगेटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नहीं, पूरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, घूमते घूमते आए और इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो पहले तो गैस में थे, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड वीक होता है कि स्ट्रांग होता है। अगर स्ट्रांग होता है तो अब ये सोडियम क्लोराइड को गैस में ही रहना चाहिए, या ये लिक्विड हो जाएगा या सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सॉलिड हो जाएगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। यहां से एनर्जी कब रिलीज होगी, जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का अपने गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनेगा, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी तीसरे स्टेप में, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, कौन सी एनर्जी कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आयनिक बॉन्ड बनने में एक पॉजिटिव आयन बनेगा, फिर नेगेटिव आयन बनेगा, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद आयनिक बॉन्ड बनने की बारी है। तो पॉजिटिव आयन गैस स्टेट में, नेगेटिव आयन भी गैस स्टेट में। अब जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो स्ट्रांग फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, खुद को फिक्स पोजीशन पे अरेंज करेंगे। तो जब 1 मोल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एक क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड का बनेगा, तो वहां से एनर्जी कितनी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो ये बात क्लियर है बेटा कि लेटाइस एनर्जी क्या होती है, क्या ये बात क्लियर है कि लेटाइस एनर्जी क्या होती है? कोई शक, कोई शुबा, कोई डाउट बताएं। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी की अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। सो व्हाट इज लेटाइस एनर्जी?
डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, अब सॉलिड कहें या क्रिस्टल कहें एक ही बात है, 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनते हैं, इट्स गैसियस आयंस। कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब 1 मोल किसी आयनिक कंपाउंड का, जब 1 मोल किसी आयनिक सॉलिड का बनेगा, कहां से बनेगा, गैस पॉजिटिव आयन, गैस नेगेटिव आयन, जब वो एक दूसरे को अरेंज करेंगे 1 मोल सॉलिड बनेगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट के लेटाइस एनर्जी क्या होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो लेटाइस एनर्जी है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितनी आइंस पे अपोजिट चार्जेस ज्यादा होंगी उतना भाई कह रहा है कि लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आइन, साइज ऑफ आइंस, आइंस जितना छोटा होंगे उतना लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्जेस जितनी ज्यादा होगी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। तो थोड़ा सा हम लिखते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, तो लेटाइस एनर्जी इज measure of strength of ionic bond। वैसे तो मैंने पहले पेज पे लिख दिया था, पर यहां पे भी लिखना जरूरी है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अगर लेटाइस एनर्जी हाई हो तो उसका क्या होगा, हायर द लेटाइस एनर्जी, अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो फिर क्या होगा, ठीक है। नंबर 1, the strong or weak will be ionic bond। बताए ऑप्शन में क्या टिक करें, आयनिक को करें, सॉरी स्ट्रॉन्ग को करें या वीक को करें, बताता हूं तब इसमें 1 मिनट, ठीक है। किसको करें, तो अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, ये सही ये गलत, ठीक है। दूसरी बात, द मोर विल बी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, कि जितना लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, हार्डनेस ज्यादा होगी, ज्यादा टफ होगा, हार्ड होगा। नंबर तीसरी बात, लो विल बी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए पानी में वो आयनिक कंपाउंड जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, वो आयनिक कंपाउंड जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा जिसकी लेटाइस एनर्जी कम होगी। अब देखें पानी में क्या होता है कि जब आप आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हो तो उन आयंस को सेपरेट होना होता है, तो सेपरेशन के लिए जितनी कम एनर्जी चाहिए तो उतना वो जल्दी पानी में घुल जाएगा। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कभी कभी पानी इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो वो कंपाउंड इनसॉल्युबल रह जाता है। तो आप सोडियम क्लोराइड जब पानी में डिसॉल्व करते हो नमक को तो डिसॉल्व हो जाता है। वहीं पे अगर आप चाक जो है कैल्शियम कार्बोनेट उसको पाउडर करके उसका 1 चम्मच लेके पानी में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेटाइस एनर्जी है वो ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है, तो ये 2 फैक्टर को, इन 2 फैक्टर को अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि देखें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद हो गया सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद हो गया सोडियम नाइट्राइड। तो पहला फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मुझे पता है सोडियम तो सब में सेम है, तो सोडियम +1 ग्रुप का है तो +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा,
-3 -2 -1। मुझे बताएं, while moving from sodium chloride to sodium nitride, तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर लेटाइस एनर्जी बढ़ती जाएगी या कम होगी? सोच के बताएं। यहां से वहां जाने तक लेटाइस एनर्जी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा है, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा, तो ये जो लेटाइस एनर्जी इसकी कम होगी, इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, फिर कंपेयर करते हैं कि आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो जरा गौर करें, क्लोरीन तो सब में सेम है, -1 -1 -1, पर यहां पे देखें ये +1 है, यहां पे ये +2 है, यहां पे ये +3 है। तो अब बताएं लेटाइस एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? लेटाइस एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ेंगे और घटेंगे? अब क्या हो रही है? जल्दी, क्या हो रही है? बढ़ रही है बेटा, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है ना। यहां पे देखें 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, तो जितना चार्जेस बढ़ेंगे उतना क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब साइज की बात करें, ठीक है भाई, ये एक बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा ये पॉजिटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आइन है और ये एक नेगेटिव आइन है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव आइन को जो अट्रैक्ट करता है वो न्यूक्लियस होता है ना। ठीक है, अब यहां पे भी ये पॉजिटिव आइन है, अगर ये नेगेटिव आइन है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। अब साइज बड़ी होने की वजह से ये जो नेगेटिव आइन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होंगे। अब न्यूक्लियस से जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर है, और छोटी साइज में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या है? नजदीक है। तो बताएं लेटाइस एनर्जी हाई होगी कि लो होगी? लेटाइस एनर्जी हाई होगी कि लो होगी? किस में हाई होगी, किस में लो होगी? सोच के बताएं। स्मॉल वाले में हाई होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, हाई नॉट लो, इसमें लो नॉट हाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आप कहेंगे तो वो जो बीच वाली टॉपिक है वो काम की नहीं है, ठीक है, उसको रहने ही देते हैं। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्लास में, उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स पे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा 8वां चैप्टर है। ठीक है, वो मेरे ख्याल में सर सागर ने कुछ करवाया था, तो जितना करवाया था उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी आप छुट्टी करें।